हेलो क्लास, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग अपना बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम कूपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। एंड हम लोग अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन को क्या करने वाले हैं, कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इससे पहले के प्रीवियस टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। सो आई होप आप लोगों ने वो सारी वीडियोज़ को क्या कर लिया होगा, देख लिया होगा। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स को क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। बेसिकली आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमारा लेक्चर देखते तो हैं, बट आप लोग चैनल को क्या करते हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोग प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको एक लेक्चर देने के पीछे पूरी एक टीम बैठी हुई है। एंड हम सब बस यही चाहते हैं कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले, कम से कम टाइम में मिले। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, उतना ज़्यादा क्या वीडियो की रीच बढ़ेगी, उतना ज़्यादा वीडियो लोगों को मिलेगा, एंड उतना ज़्यादा लोगों की क्या हो पाएगी, हेल्प हो पाएगी। सो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। एंड बर्बोयूथेरियल ग्लैंड्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो लोकेशन की बात कर लेते हैं, ये होते कहाँ पे हैं? तो याद रखेंगे कि लोकेशन इनकी कहाँ पे होती है, लोकेशन इनकी होती है बिलो प्रोस्टेट ग्लैंड। बिल्कुल प्रोस्टेट ग्लैंड के क्या होते हैं, बिलो ही होते हैं, नीचे ही होते हैं, क्या होते हैं, बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। और ये भी किस में ये ओपन होते हैं, ओपन इनटू यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा के अंदर ही क्या हो जाते हैं, ये ओपन हो जाते हैं। अब जरा इनकी बात कर लेते हैं, सिक्रेशन की बात कर लेते हैं। तो जरा समझने की कोशिश करो। ठीक है, सिक्रेशन की बात कर लेते हैं। तो प्री एजैक्युलेटरी फ्लूइड, मतलब ये लेस देन 5% ऑफ सीमन क्या होता है, बेसिकली प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब ये जो प्री एजैक्युलेटरी फ्लूइड बनाते हैं ना, ये बनाते हैं। ठीक है, और ये कैसा होता है, ये होता है म्यूकस लाइक होता है और क्लियर सिक्रेशन होता है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को समझा दूं, एक छोटा सा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, कि ये जो प्री यूरेथ्रल फ्लूइड होता है ना, ठीक है, इसको हम प्री इजैक्युलेटरी फ्लूइड भी कहते हैं। सॉरी, बेसिकली इसमें ना आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछा जा सकता है, और ये सवाल यहाँ से नहीं होता, ये सवाल होता है अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, सॉरी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से होता है। ठीक है, उसमें बेसिकली आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बेसिकली क्या ये जो प्री इजैक्युलेटरी फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसमें लेस देन 5% ऑफ सीमन होता है, तो बेसिकली क्या इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि ये प्रेगनेंसी क्या कर दे, बेसिकली करवा दे। ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव करवा दे। तो हाँ, इसके अंदर होती है। एक्चुअली में इसमें है ना, बहुत ही लेस अमाउंट में क्या होते हैं, बेसिकली स्पर्म वगैरह क्या हो जाते हैं, कभी कभार क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इवन एक हमें पता है कि ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए क्या चाहिए रहता है, सिर्फ एक स्पर्म भी चाहिए रहता है। तो हमें पता है कि सिर्फ एक स्पर्म से भी क्या हो जाएगा, ओवा फर्टिलाइज हो जाएगा। तो हाँ, जो आपका प्री इजैक्युलेटेड फ्लूइड होता है, इसमें थोड़ा अमाउंट ऑफ क्या होता है, स्पर्म होता है। ठीक है, जिससे ओवा क्या हो सकता है, फर्टिलाइज हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन बनता है, ये अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन रहता है। तो बेसिकली आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस के ऊपर बात करते हैं। तो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, बेसिकली पेनिस के ऊपर लुब्रिकेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, बेसिकली इसके बाद न्यूट्रलाइजेशन एसिडिक यूरिन, ठीक है, रेजिड्यू इन यूरिथ्रा। अब जरा समझने की कोशिश करो, बेसिकली क्या रहता है, मैंने आप लोगों को यूरिथ्रा के बारे में बताया था। यूरिथ्रा बेसिकली एक कॉमन ओपनिंग है। ठीक है, यूरिथ्रा बेसिकली आप इस तरह, सॉरी कॉमन ओपनिंग नहीं, यूरिथ्रा एक कॉमन पैसेज है, जिससे हमारा क्या होता है, मेल के अंदर, मेल की केस की बात कर रहा हूँ, मेल के केस की बात कर रहा हूँ, यूरिन भी इसी से पास होगा। ठीक है, यूरिन भी इसी से पास होता है, और स्पर्म भी इसी से पास होते हैं। अब एक चीज मैंने तुम लोगों को बताई थी कि यूरिथ्रा हमारा क्या होता है, यूरिन क्या होता है, एसिडिक होता है। तो ये जो इन्वायरमेंट है, ये कैसा है, ये एसिडिक है। ठीक है, एंड एसिडिक के बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर स्पर्म यहाँ से पास होगा, तो स्पर्म का जो हेड है, जहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स क्यों होते हैं, ताकि ये जो फीमेल का जो ओवा है ना, इसकी बॉल्स को क्या कर सके, डाइजेस्ट कर जाए, और अंदर क्या कर सके, एंटर कर सके। ठीक है, सो बेसिकली अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो ये क्या कर जाएगा, ये जो एंजाइम्स वगैरह हैं, ये क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, एंड स्पर्म क्या हो जाएगा, स्पर्म बेसिकली क्या बन जाएगा, इनफेक्टिव बन जाएगा। तो इससे बचने के लिए ना, बेसिकली क्या करना पड़ता है, ठीक है, इससे बचने के लिए हमको ये जो पाथवे है ना, इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। मतलब ये जो एसिडिक यूरिन का जो रेसिड्यू बच जाते हैं, उसको हमको क्या करना पड़ता है ना, न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, तो बेसिकली जो स्पर्म पास आउट होगा, वो बेसिकली है ना, इनफेक्टिव होगा, वो बेसिकली किसी काम का नहीं हुआ। तो उसको भी क्या करता है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या कूपर्स ग्लैंड कह सकते हो, इसको न्यूट्रलाइज करने के क्या आता है, काम आता है। ठीक है, एंड अगेन लुब्रिकेट करता है यूरिथ्रा फॉर स्मूथ पैसेज ऑफ सीमन। बेसिकली ये क्या करता है, यूरिथ्रा को भी क्या करता है, लुब्रिकेट करता है, ताकि क्या हो, बेसिकली सीमन का क्या हो, बेसिकली स्मूथली पैसेज हो सके। ठीक है, सीमन वगैरह ब्लॉक ना हो जाए, यहाँ पे अटक वगैरह ना जाए, मतलब फंस वगैरह ना जाए, यहाँ पे रुक वगैरह ना जाए। इसी वजह से क्या करता है, ये लुब्रिकेशन यहाँ पे भी करता है। ठीक है, सो आई होप तुमको समझ में आ चुका होगा। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या होगा, हौश पौश हो गया ये, तो इसको थोड़ा सा इरेज वगैरह कर देता हूँ मैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज वगैरह कर देता हूँ, एंड चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली रिलीज। ठीक है, अब ये देखो, ये रिलीज कब होता है, जिसके बारे में हमने बात करी थी, तो ये बिफोर इजैक्यूलेशन क्या होता है, बेसिकली रिलीज होता है। और जो मैंने तुम लोगों से एक बात कही थी कि इसके अंदर क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं,
कुछ अमाउंट ऑफ स्पर्म होता है जो कि क्या कर सकता है, प्रेगनेंसी को कॉज कर सकता है, कैन कॉज प्रेगनेंसी इवन विथ विड्रॉल मेथड। बेसिकली जो विड्रॉल मेथड होता है, ठीक है, उसमें भी क्या कर सकता है, प्रेगनेंसी कॉज कर सकता है। क्योंकि बेसिकली विड्रॉल मेथड में होता क्या है, स्पर्म बेसिकली फीमेल वेजाइना में एंटर होने से पहले क्या करा जाता है, बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बेसिकली बाहर निकाल लिया जाता है। बट देखो समझने की बात ये होती है कि बेसिकली स्पर्म निकलने से पहले क्या रहता है, बेसिकली आपका ये रहता है, ठीक है, आपका प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी क्या हो जाता है, स्पर्म वगैरह थोड़ा अमाउंट, बहुत थोड़ा अमाउंट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और जैसा मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि बेसिकली एक स्पर्म से भी क्या हो जाएगा, बेसिकली ओवर क्या हो जाएगा, बेसिकली फर्टिलाइज हो जाएगा। तो अगेन इसमें क्या रहता है, प्रेगनेंसी का एक रिस्क तो रहता है, ठीक है। और ये जो रिस्क कॉज करता है, ये बेसिकली हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कॉज करता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, बेसिकली अब हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। पेन को ले लूंगा मैं, एक बार फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हमारे जो बेसिकली जो हमारी नेचुरल मेथड है, जो विड्रॉल मेथड है, इसके अंदर एक रिस्क को कॉज कर देता है। एक रिस्क को फैक्टर को क्या करता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है, इंक्लूड करता है या फिर इंड्यूस कर देता है, ठीक है। इंड्यूस मतलब बढ़ा देता है, ठीक है। मैं कैसे समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, देखो समझने की कोशिश करो। ये क्या करता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। ये प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड, इसके सिक्रेशंस में क्या होता है, प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड होता है, ठीक है। और ये प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड क्या करता है, ये प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड जैसा हम लोगों ने अभी बात करी थी कि ये लुब्रिकेशन करता है किसका, पेनिस का, ठीक है। और ये न्यूट्रलाइज करता है क्या, एसिडिक यूरिन, जो यूरिथ्रा के अंदर एसिडिक, जो यूरिथ्रा में बेसिकली एसिडिक यूरिन के पास होने से उसका क्या हो गया था, इन्वायरमेंट क्या हो गया था, एसिडिक हो गया था, तो उसको न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली लुब्रिकेट करता है यूरिथ्रा को। अब इसमें देखो एक चीज़ और निकल के आती है कि बेसिकली ये जो हमारा बेसिकली हम लोगों ने अभी बात करी थी कि ये जो लेस देन 5% जो हमारा ये बेसिकली क्या है, प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये लेस देन 5% ऑफ सीमन होता है। इसमें कुछ अमाउंट ऑफ क्या होते हैं, स्पर्म भी होते हैं, ठीक है। और मैंने आप लोगों से अभी बताया था कि बेसिकली अगर क्या है, एक स्पर्म भी है, क्योंकि एक ही स्पर्म चाहिए रहता है क्या करने के लिए, ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक है। सो अगर एक स्पर्म भी बेसिकली ओवा के पास पहुंच जाता है तो फर्टिलाइजेशन क्या कर देगा, वो कॉज कर देगा। अब जरा समझने की कोशिश करो, विड्रॉल मेथड में होता क्या है, विड्रॉल मेथड में बेसिकली है ना, स्पर्म के रिलीज आउट होने से पहले क्या करा जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बाहर निकाल लिया जाता है। बट यहाँ पे जो कैच निकल के आता है, यहाँ पे जो मिस्टेक के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। पता है वो मिस्टेक के चांसेस क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो बेसिकली है ना, जो प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, उसमें बेसिकली कभी कभार क्या होता है, स्पर्म वगैरह क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि मेल ने क्या कर लिया, मेल ने अपना रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बाहर निकाल लिया, ठीक है। स्पर्म को है ना, फीमेल वजाइना में एंटर नहीं होने दिया। बट जो प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड था उसमें भी थोड़ा बहुत स्पर्म था, तो वो एंटर कर गया वजाइना में और उसने प्रेगनेंसी कॉज कर दी। तो ये बेसिकली एक रीजन हो जाता है, ठीक है। इस वजह से बेसिकली आप कह सकते हो कि बेसिकली प्रेगनेंसी कॉज हो सकती है। ये विड्रॉल मेथड के अंदर जो बेसिकली हम लोग कहते हैं ना कि विड्रॉल मेथड सेफ नहीं होती, तो ये इस वजह से सेफ नहीं होती, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, सीमन की बात कर लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, तो सीमन जिसको हम बोलते हैं सेमाइनल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है, इज अ फ्लूइड इजैकुलेटेड ड्यूरिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और बेसिकली कंटेनिंग स्पर्म सस्पेंडेड इन अ सेमिनल प्लाज्मा। बेसिकली क्या होता है, सेमिनल क्या होता है, जो आपका सेमाइनल फ्लूइड होता है, ये बेसिकली क्या होता है, एक फ्लूइड इजैकुलेट होता है किसमें, ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। एंड कंटेनिंग स्पर्म सस्पेंडेड, बेसिकली क्या होता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज के टाइम क्या होता है, बेसिकली ये रिलीज होता है। और इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली है ना, बेसिकली स्पर्म होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, बेसिकली है ना, मिक्स करे, सस्पेंडेड, आप समझ रहे हो, बेसिकली सस्पेंडेड इन द सेंस, देखो आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने कभी सस्पेंडेड सोल्यूशन देखा है, ठीक है। सस्पेंडेड सोल्यूशन मतलब जैसे होता है ना, सोल्यूशन में यहाँ पे सस्पेंड, यहाँ पे नीचे की तरफ क्या रहता है, बहुत सारी चीजें क्या रहती हैं, प्रेजेंट रहती हैं, हैवी हैवी ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे सेमिनल प्लाज्मा में क्या रहता है, बेसिकली सस्पेंडेड रहते हैं, मतलब मिक्स करे रहते हैं, मिक्स हुए रहते हैं अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद कंपोजिशन के ऊपर बात कर लेते हैं, तो कंपोजिशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ होते हैं जिसको हम स्पर्म कहते हैं। तो अप्रोक्स कितने होते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स क्या होते हैं, पर इजैकुलेशन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और नॉर्मल इजैकुलेशन कितना होता है, 2 से 5 ml होता है, ठीक है। ये चीजें याद रखेंगे, ये दोनों डाटा याद रखेंगे। स्पर्मेटोजोआ जिसको हम स्पर्म कहते हैं, ठीक है, ये कितने प्रेजेंट होते हैं, ये 200 से 300 मिलियन स्पर्म क्या होते हैं, बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और नॉर्मल इजैकुलेशन कितना होता है, नॉर्मल 2 से 5 ml तक का क्या करा जाता है, इजैकुलेट किया जाता है। सेमिनल प्लाज्मा के ऊपर बात कर लेते हैं, समाइनल प्लाज्मा के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सिक्रेशन फ्रॉम, बेसिकली जो आपका समाइनल प्लाज्मा होता है, इसमें कहाँ कहाँ की सिक्रेशन होती है, तो इसमें समाइनल वेसिकल की सिक्रेशंस होती हैं 60 से 70%, प्रोस्टेट ग्लैंड्स की सिक्रेशन होती है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स की सिक्रेशन होती है, ठीक है। और एपेंडाइमिस एंड वाज डिफरेंसेस का क्या होता है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट, स्मॉल अमाउंट की क्या होती है, सिक्रेशंस क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा किसकी होती है, सबसे ज्यादा अगेन समिनल प्लाज्मा की ही होगी, क्या बेसिकली समिनल प्लाज्मा के अंदर समिनल वेसिकल की ही सबसे ज्यादा क्या होगी, सिक्रेशन होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं
प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ठीक है, इनकी सिक्रेशन होती है, फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की होती है, ठीक है, और ये लेस देन 5% होती है और बहुत थोड़े सा अमाउंट में एपेंडिडाइमिस और वास्ट डिफरेंसेस की क्या होती है, सिक्रेशन होती है, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ सेमिनल प्लाज्मा के ऊपर बात कर लेते हैं, तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करो, ये ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है किसके लिए, स्पर्म्स के लिए, ठीक है। ये क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है, इसके अंदर फ्रक्टोज होता है, सिट्रिक एसिड होता है और अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये स्पर्म को क्या करता है, न्यूट्रिशन भी देता है, ठीक है, याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद प्रोटेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं, तो अल्कलाइन पीएच, ठीक है, समझने की कोशिश करो, ये न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक वजाइना एनवायरनमेंट को, ठीक है। बेसिकली जो वजाइना का जो पीएच होता है, जो 4 होता है, ये इसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। अच्छा, इसको भी न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूरेथ्रा ही बेसिकली क्या होता है, मेल के अंदर एसिडिक होता है और यही स्पर्म को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, ठीक है। कुछ कुछ कई केसेस में बेसिकली हमको क्या करना पड़ता है, न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, जो बेसिकली है ना, वजाइना का जो एसिडिक पीएच होता है उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ का एसिडिक पीएच कितना होता है, 4 होता है, तो इसको भी न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, तभी स्पर्म क्या कर पाते हैं, बेसिकली मूव कर पाते हैं, ठीक है। अब वही चीज है, बेसिकली ये क्या करता है, स्पर्म को बेसिकली है ना प्रोटेक्ट करता है एसिडिटी से, और एक्टिवेशन बेसिकली ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है स्पर्म मोटिलिटी को, और एंजाइम इनहैंस फर्टिलिटी कैपेसिटी, बेसिकली जो एंजाइम्स होते हैं वो इनहैंस करते हैं बेसिकली फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी को। बेसिकली इस तरीके से कह सकते हो कि बेसिकली जो इसके हेड पे जो एंजाइम्स होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, फिर से एक बार मैं आपको इसके फंक्शंस के बारे में क्या करता हूँ, बता देता हूँ। फंक्शंस क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है स्पर्म के लिए, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। कौन कौन से, फ्रक्टोज, ठीक है, सिट्रिक एसिड, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। इसके बाद प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। अल्कलाइन पीएच मेंटेन करता है, बेसिकली अल्कलाइन पीएच कर देता है, और इसके अलावा प्रोटेक्ट करता है स्पर्म को। जब अल्कलाइन पीएच बना दिया जाता है तो उससे स्पर्म बेसिकली क्या हो जाते हैं, प्रोटेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब एक्टिवेशन के ऊपर बात कर लेते हैं, तो एक्टिवेट करता है स्पर्म मोटिलिटी को और एंजाइम इनहैंस करता है फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को, ठीक है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन के ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली है ना स्टिमुलेट करते हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को, और ये क्या करते हैं, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट करते हैं बेसिकली फीमेल डक्ट के अंदर, ठीक है। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं, तो वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है 2 से 5 ml पर इजैकुलेशन, और इसका पीएच क्या होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, ठीक है, पीएच याद रखेंगे। और कलर कैसा होता है, व्हाइटिश ग्रे होता है या फिर ओपेक होता है, ठीक है। अब इसके बाद ओडर की बात कर लेते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है, इसका ओडर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, और ड्यू टू स्पर्माइन बेसिकली इसमें इसका ओडर होता है, वो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, और वो किसकी वजह से होता है, स्पर्माइन की वजह से होता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी देख लो कैसी होती है, थिक होती है और देन लिक्विफाई हो जाती है, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं, ठीक है, पेनिस के ऊपर बात कर लेते हैं, तो इसको मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन भी कहा जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लेते हैं, तो पेनिस के बेसिकली क्या रहते हैं स्ट्रक्चर्स, आप लोग जान लो। पहला रूट होता है, दूसरा बॉडी होता है जिसको हम शाफ्ट कहते हैं, ठीक है, तीसरा होता है ग्लांस होता है, ठीक है। अब ये तीनों ही चीज मिलके क्या बनाते हैं, पेनिस बनाते हैं, ठीक है। जो रूट्स होती हैं, ठीक है, रूट्स क्या करती हैं, बेसिकली पेनिस को क्या करती हैं, पेल्विक बोन से क्या कर देती हैं, अटैच कर देती हैं, ठीक है। इसके बाद बॉडी और शाफ्ट वाला रीजन होता है, एंड देन होता है ग्लैंस पेनिस होता है, जो इसकी टिप होती है उसको ग्लैंस पेनिस कहा जाता है, और ये सबसे सेंसिटिव होती है, ठीक है। अब इरेक्टाइल टिश्यू बेसिकली ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसके अंदर 3 कॉलम्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मतलब देखो, इसके अंदर कॉलम्स में इरेक्टाइल टिश्यू लगे रहते हैं, मतलब इस तरीके से बेसिकली मैं समझा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से ऐसा मैंने बंच टाइप का बना दिया, तो इस तरीके से क्या लगे रहते हैं, ठीक है। 2 कॉर्पस कैवर्नोसम होते हैं और एक क्या होता है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होता है, ठीक है। कॉर्पस कैवर्नोसम क्या होता है, डॉर्सल होता है, ठीक है, अपर साइड पे होते हैं, ये अपर साइड पे होते हैं। और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम क्या होता है, वेंट्रल होता है, और ये क्या करते हैं, ये यूरिथ्रा को क्या करते हैं, सराउंड करते हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों टिश्यूज आप क्या करेंगे, याद करेंगे, दोनों के दोनों टिश्यूज क्या हैं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शन के ऊपर क्या कर लेते हैं, बेसिकली बात कर लेते हैं। तो पहला समझ लो, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। सेक्सुअल स्टिमुलेशन, बेसिकली इरेक्शन होता कैसे है ह्यूमन के अंदर, बेसिकली मेल के अंदर इरेक्शन होता कैसे है, बेसिकली उसको क्या सेक्सुअल स्टिमुलेशन मिलता है, सेक्सुअल सिग्नल्स मिलते हैं, ठीक है। इससे नर्व्स को क्या मिलते हैं, सिग्नल्स मिलते हैं, ठीक है। इससे क्या होती है, ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, ठीक है। और इरेक्टाइल टिश्यूज जैसे ही ब्लड वेसल डायलेट हो जाती हैं, तो इरेक्टाइल टिश्यूज क्या हो जाते हैं, बेसिकली उनके अंदर ब्लड फिल हो जाता है, ठीक है। और इससे पेनिस क्या बन जाता है, इरेक्ट बन जाता है एंड रिजिड हो जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, बेसिकली अलाउ करता है पेनिट्रेशन को। अब जरा समझने की कोशिश करना, बेसिकली क्या होता है, बेसिकली जैसे ही सेक्सुअल सिग्नल्स मिलना शुरू होता है, इससे क्या होता है, नर्व को सिग्नल्स मिलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, बेसिकली पेनिस के अंदर जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होते हैं, यहाँ पे है ना इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली इरेक्टाइल ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी, और जैसे ही ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं,
ठीक है, उससे क्या होता है बेसिकली उन ब्लड वेसल्स के अंदर, जैसे ही आप समझने की कोशिश करो, ठीक है, ये है ना ब्लड वेसल्स क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। अब ये ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं। अब जैसे ही डायलेट होती हैं, इसके अंदर क्या आ जाता है, इसके अंदर ब्लड फिल होना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही इसके अंदर ब्लड फिल होना शुरू हो जाता है, तो इसके अंदर इरेक्टाइल टिश्यूज बेसिकली क्या हो जाते हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज के अंदर ये ब्लड वेसल थी, तो ये इरेक्टाइल टिश्यूज क्या हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं, और इससे अल्टीमेटली क्या हो जाता है, पेनिस इरेक्ट हो जाता है, ठीक है। आई होप समझ में आ चुका होगा, ठीक है, और रिजिड हो जाता है, ठीक है, और इसी वजह से पेनिट्रेशन क्या हो जाता है, अलाउ हो जाता है, ठीक है। ग्लैंस पेनिस के ऊपर बात कर लेते हैं, तो ये किससे कवर्ड होता है, ये कवर्ड बाय प्रीकप, ठीक है। ये क्या होती है, ये फोरस्किन से क्या होता है, बेसिकली कवर होता है, ठीक है। ये क्या होती है, फोल्ड ऑफ स्किन होती है, ठीक है। और इसके एक और चीज मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, सर्कमसेंशन, बेसिकली क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल होता है किसका, फोरस्किन का, ठीक है। बेसिकली कुछ कुछ केस में क्या कर दिया जाता है, सर्कमसेंशन कर दिया जाता है, ठीक है, एंड कुछ कुछ केस में बेसिकली नहीं करते, ठीक है। तो बेसिकली अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि सर्कमसेंशन किया जाए, कुछ कुछ जगह पे रिलीजियस कंटेक्स्ट में कर दिया जाता है, कुछ कुछ जगह पे नहीं करा जाता। एंड जनरली क्या हो जाता है, मेल में है ना, एज के साथ जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे टीचर ने बताया था, एज के साथ क्या हो जाता है, ये लूज हो जाता है, ठीक है। किसी किसी में लूज नहीं होता। और सर्कमसेंशन के देखो मैं तुम्हें रीजन बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे कराया जाता है। पहला जो सर्कमसेंशन होता है वो रिलीजियस कंटेक्स्ट में होता है, ठीक है। कुछ रिलीजियस ग्रुप में करा दिया जाता है, ठीक है। एंड दूसरा कब कराया जाता है, जब ये बेसिकली क्या हो, आपको है ना पेन देने लगे, ठीक है। बेसिकली कभी कभार क्या हो जाता है, स्किन का फोल्ड बहुत ज्यादा टाइट होता है और ये है ना बहुत ही ज्यादा क्या करता है, पेन कॉज करता है। तो उस केस में क्या कर दिया जाता है, बेसिकली इसको कट वगैरह करवा दिया जाता है, ठीक है। स्किन वगैरह कट करवा दी जाती है, ठीक है। अब फंक्शंस के ऊपर बात कर लेते हैं। ये क्या होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, मतलब क्या करता है, ये है ना सीमन को ट्रांसफर करता है किसके अंदर, वजाइना के अंदर। और ये कंटेन करता है यूरिथ्रा, बेसिकली जो आपका पेनिस होता है इसके अंदर यूरिथ्रा होती है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये पैसेज ऑफ सीमन होता है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस जो हमारी बेसिकली मेन प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा क्या बनता है, स्पर्म बनता है। तो उस प्रोसेस के ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम स्पर्म कहते हैं, फ्रॉम डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। बेसिकली बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत अच्छी सी डेफिनेशन है, ठीक है। और ये डेफिनेशन हमको सबको समझा देती है। देखो मैंने तुम लोगों से क्या कहा था, मैंने तुम लोगों से कहा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या बनती है, स्पर्म बनती है, ठीक है। जब मैं तुम्हें टेस्टिस के अंदर क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था, ठीक है। तो ये डेफिनेशन तुम देखोगे कि इसने पूरे के पूरे हमारे उसको क्या कर दिया, बेसिकली याद करवा दिया, ठीक है। मतलब इसने हमें बता दिया कि बेसिकली क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें फॉर्मेशन होता है किसका, हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ का, ठीक है। किससे होता है, डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल से होता है। और ये किसके अंदर चल रहा होता है, ये चल रहा होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या कर रहा होता है, ये चल रहा होता है। तो आई होप तुमको ये डेफिनेशन समझ में आ चुकी होगी कि देखो जरा समझने की कोशिश करो। आपके डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल से बेसिकली क्या बनता है, हैप्लॉइड बनता है। मतलब प्लॉइडी को क्या कर दिया जाता है, हाफ कर दिया जाता है। एंड प्लॉइडी हाफ क्यों होती है, यहाँ पे कोई मेरे को बता सकता है, ठीक है। क्यों होती है, आप लोग नीट के इतना पास आ चुके हो, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस होती है, ठीक है। मियोसिस आप लोगों को पता है, मियोसिस होती है, ठीक है। बॉडी के रेस्ट ऑफ द पार्ट में क्या होती है, माइटोसिस होती है, ठीक है। एंड माइटोसिस प्लॉइडी को क्या करती है, हार्म नहीं करती है, प्लॉइडी को चेंज नहीं करती। बट मियोसिस क्या कर देती है, प्लॉइडी को चेंज कर देती है। इसीलिए मियोसिस क्या होती है, हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है, ठीक है। और माइटोसिस हमारे जनरली हमारी पूरी बॉडी में होती है, ठीक है। हमारे स्किन वगैरह के सेल्स में माइटोसिस होती है, ठीक है। आई होप तुमको समझ आ चुका होगा। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ये हाफ हो जाते हैं, हैप्लॉइड हो जाते हैं, ठीक है, डिप्लॉइड से, ठीक है। किसके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। लोकेशंस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस बेसिकली कहाँ कहाँ पे होती है, बेसिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस में होती है, ठीक है। और ये कब शुरू होती है, ये प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट हो जाती है और ये कंटिन्यूस होती है बेसिकली थ्रू आउट अडल्ट लाइफ। अच्छा बेसिकली तुम लोगों को समझना पड़ेगा कि ऐसा कहा जाता है कि मेल के अंदर बेसिकली लाइफ टाइम स्पर्म बनते हैं। तो हाँ जी, लाइफ टाइम तो स्पर्म बनते हैं मेल के अंदर, आपने बिल्कुल सही सुना है। बट क्या वो फर्टाइल रहते हैं, मतलब क्या वो मेल फर्टाइल रह जाता है, तो बेसिकली ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। बेसिकली देखो होता क्या है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। बेसिकली देखो आप लोग है ना, बेसिकली फीमेल में एक एज होती है जिस एज तक फीमेल के अंदर फर्टिलिटी रहती है, उसके बाद मेनोपॉज आ जाता है, ठीक है। मेल में बेसिकली काफी लोगों को लगता है कि मेल लाइफ टाइम फर्टाइल रह सकते हैं, ऐसा नहीं होता। देखो मैं समझा देता हूँ, बेसिकली मेल में क्या दिक्कत रहती है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। मेल लाइफ टाइम क्या बना सकते हैं, स्पर्म तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझना, देखो होता क्या है कि बेसिकली जैसे जैसे आप 20 में हो, ठीक है, आप समझना पड़ेगा। बेसिकली क्या रहता है, मेल का जो क्या रहता है, सेक्सुअल पीक रहता है, ठीक है, वो 20 से 25 के बीच का रहता है, ठीक है। इस एज में क्या रहता है, मेल है ना सबसे ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं, ठीक है। या फिर एक तरीके से कह सकते हो कि मेल की बॉडी है ना सेक्सुअली बहुत ज्यादा क्या होती है, चेंज होती है। इस टाइम पे हार्मोनल लेवल्स का फ्लक्चुएशन मेल के अंदर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इस एज में बेसिकली क्या रहता है, मेल है ना बेस्ट फर्टाइल रहते हैं, ठीक है। अब फीमेल के केसेस में क्या रहता है, फीमेल के केस में इससे उल्टा रहता है। फीमेल
में बेसिकली उनकी बेसिकली जिस तरीके से हमारे होते हैं ना, ठीक है, 20 से 25 के केस में हम कहते हैं कि बेसिकली मेल के अंदर उसकी सेक्सुअलिटी सुपीरियर हो चुकी है, ठीक है। इस एज में बेसिकली उसकी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी मैक्सिमम रहती है, इसके बाद घटना शुरू होती है। फीमेल के केस में उल्टा होता है, फीमेल के केस में 30 से 35 के आसपास की क्या रहती है, उसकी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी मैक्सिमम रहती है, ठीक है। सो ये बेसिकली दोनों के केसेस में क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, ठीक है। आई होप समझ में आ चुका होगा। तो अब मैं तुम लोगों को क्या कर रहा था, मैं तुम लोगों को समझा रहा था कि बेसिकली क्या रहता है कि मेल में 25 के बाद जैसे-जैसे मेल बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है? एज इनकी होती जाती है, तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या करते हैं, ये है ना, इनमें इनकी बॉडी में स्पर्म बनते रहते हैं, लेकिन वो स्पर्म क्या कर पाते हैं, वो फर्टाइल नहीं रह पाते। मतलब वो अपनी मोटिलिटी वगैरह को क्या करते जाते हैं, बॉडी धीरे-धीरे क्या करते जाते हैं, लूज़ करते जाते हैं। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे मेल बढ़ते जाते हैं, जैसे 50 का हो गया, ठीक है, 45 का हो गया, तो इस केस में बेसिकली क्या रहता है, ये है ना बढ़ते जाते हैं और ये बेसिकली क्या करते हैं, ये है ना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूँ कि 50 ऐज का पर्सन ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ादर बन पाए, वो 50 साल की ऐज में शादी कर रहा है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो बेसिकली फ़ादर बन ही पाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि बेसिकली उसके खुद के स्पर्म्स में क्या आ जाती है, प्रॉब्लम आना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, तो इस वजह से आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है? अब ड्यूरेशन के ऊपर बात कर लेते हैं, तो बेसिकली जो हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल होती है, कब तक चलती है? तो ये 74 डेज़ तक चलती है, ठीक है? अप्रॉक्सिमेटली 2.5 मंथ्स होते हैं, ठीक है? बेसिकली एक 1 साइकिल को कंप्लीट होने में, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे और ये कंटीन्यूअस प्रोसेस होती है, ठीक है? मतलब मिलियंस ऑफ स्पर्म बेसिकली डेली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है? और ये कंटीन्यूअस साइकिल होती है, ऐसा नहीं होता कि जैसे क्या हो ये साइकिल कभी रुक जाए, ठीक है? ये साइकिल अपने आप चलती रहती है, जब से प्यूबर्टी स्टार्ट हुई है, तब से ये साइकिल क्या रहेगी, चलती रहेगी। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि साइकिल क्या हो जाती है ना? लेस इफेक्टिव हो जाती है, ठीक है? लेस इफेक्टिव होती जाती है आपकी साइकिल, बेसिकली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ऐसा हो जाता है कि साइकिल आपकी क्या हो जाती है, लेस इफेक्टिव हो जाती है जैसे-जैसे एज बढ़ती है। बट ऐसा नहीं होता कि साइकिल रुक जाए। मेल के अंदर बेसिकली क्या स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं रुकती, फीमेल के अंदर oogenesis क्या हो जाती है, रुक जाती है। फीमेल के अंदर मेनोपॉज़ आ जाता है 45 की एज के बाद। 45 की एज के बाद फीमेल में क्या बनने लगते हैं, ओवरीज़ का प्रोडक्शन नहीं होता। बेसिकली ऐसा क्यों नहीं होता? मैं तुम्हें समझा देता हूँ। बेसिकली फीमेल्स में ना जो ओवरी होती है, फीमेल में ओवरीज बेसिकली अभी नहीं बनती हैं। फीमेल में उनकी बर्थ से पहले बेसिकली जब फीमेल क्या रहती है, वॉर्म में रहती है, ठीक है, तो तब के टाइम ओवरीज क्या रहती हैं, उनकी बॉडी में बनती हैं। जब वो पैदा हो जाती हैं तब उनकी बॉडी में ओवरीज नहीं बनती, ठीक है। वो जब उन वॉर्म में थी तब उनके पास ओवरीज क्या थी, बेसिकली बनी हुई थी, और वो ओवरीज क्या रहती हैं, स्टोर होती हैं, ठीक है, फीमेल के अंदर। और वही ओवरीज क्या रहती हैं, 45 की एज तक क्या हो जाती है, खत्म हो जाती हैं, ठीक है। इसीलिए नई ओवरीज नहीं बनती। लेकिन मेल के केस में ऐसा नहीं रहता। मेल के केस में प्यूबर्टी पे स्पर्म बनना शुरू होते हैं और ये लाइफ टाइम चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। हाँ, इफेक्टिवनेस क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मेल क्या रहे, लाइफ टाइम फर्टाइल रहे, और एक फीमेल लाइफ टाइम क्या रह जाए, बेसिकली फर्टाइल नहीं, ठीक है। ऐसा होता है कि दोनों क्या हो जाते हैं, बेसिकली एक एज के बाद क्या हो जाते हैं, इनफर्टाइल हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, हार्मोनल रेगुलेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ज़रा समझ लेने की कोशिश करो कौन-कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। तो जीएनआरएच, जिसको हम गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, ये इन्वॉल्व रहता है। ये किससे सीक्रेट होता है? ये हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है और ये स्टिमुलेट करता है किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। इसके बाद एफएसएच, ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये किससे सीक्रेट होता है? ये होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। और ये क्या करता है? सर्टोली सेल्स पे क्या करता है? एक्ट करता है। और सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं, और सर्टोरी सेल क्या करते हैं? नरिश करते हैं आपके डेवलपिंग स्पर्म को, ठीक है। आगे इसीलिए हम इनको नर्व सेल भी कहते हैं। तो जरा समझने की कोशिश करो। जीएनआरएच क्या होता है? हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। जैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट मिलता है, ये क्या करता है? ये एफएसएच रिलीज कर देता है, ठीक है। याद रखो, स्टिमुलेट करा आपने एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी ने एफएसएच को रिलीज करा। एफएसएच एक्ट करने लगा सर्टोली सेल्स पे। सर्टोली सेल्स ने देखा कि बेसिकली एफएसएच एक्ट कर रहा है, तो अब हमको अपना काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस को शुरू करा, और जैसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस को उन्होंने शुरू करा, स्पर्म बढ़ने लगे। और जैसे ही स्पर्म बढ़ने लगे तो सर्टोली सेल्स उनको नरिश करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। तो बहुत सिंपल सी ये प्रोसेस है, ठीक है। एंड मैंने आप लोगों को इंटरलिंक करके बता दी है, तो आप लोगों को आई होप अच्छे से अब क्या रहेगा, याद रहेगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम एलएच कहते हैं या फिर आईसीएसएच भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये बेसिकली सीक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, और ये लीडिंग सेल पे ही एक्ट करता है, और ये स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन को, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब जरा हम लोग क्या
क्या कर लेंगे, बेसिकली हम लोग अपनी प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को शुरू करेंगे। इसके बाद हम लोग बेसिकली इसको फिनिश करते हुए बेसिकली हमारे जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस फिनिश हो जाएगी तो बस हम लोग क्या करेंगे बेसिकली है ना, आज के लेक्चर को रैप अप कर देंगे। ठीक है, सो बस ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो तुम लोग बने रहना लेक्चर में। तो चलो आ जाओ, हम लोग प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को शुरू करते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस अकर इन 3 फेजेस। ठीक है, 3 मेन फेजेस में अकर होती है। ठीक है, पहला फेज 1 कौन सा होता है, माइटोटिक फेज होता है। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। तो इसमें देखो होता क्या है, इसकी स्टार्टिंग क्या सी होती है, तो इसमें बेसिकली जो आपका स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, जिसको हम डिप्लॉयड, जो स्पर्मेटोगोनिया जो कि हमारा डिप्लॉयड होता है। ठीक है, मतलब इसकी प्लॉइडी क्या होती है, इसकी प्लॉइडी 46 होती है। ठीक है, सो ये क्या होता है, ये बेसिकली बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में लोकेटेड होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये बेसिकली है ना 2 टाइप की क्या करते हैं, स्पर्मेटोगोनिया करते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखो होता क्या है, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया बेसिकली इसमें क्या होता है, ये माइटोसिस करते हैं। ठीक है, और सम क्या हो जाते हैं बेसिकली, कुछ है ना स्टेम सेल बन जाते हैं। ठीक है, कुछ क्या बन जाते हैं, स्टेम सेल बन जाते हैं, और कुछ है ना डिफरेंशिएट हो जाते हैं टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया में। अब टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया ये क्या करती है, ये बेसिकली क्या करती है, ये है ना माइटोसिस करती है, अंडरगो रैपिड माइटोसिस। और ये क्या करती है ना, ये बेसिकली है ना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बेसिकली उनको फॉर्म करती है, जो कि हमारे अभी भी कैसे हैं, डिप्लॉयड हैं। ठीक है, और 46 है। इसके बाद क्या होता है बेसिकली, क्या हो जाता है बेसिकली, लार्ज नंबर ऑफ क्या हो जाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, फेज 2 शुरू होता है, और इसको हम मियोटिक फेज कहते हैं। अब इसके अंदर भी बेसिकली क्या होता है, कुछ स्टेजेस होता है। तो स्टेज 1 जिसको हम ग्रोथ फेज कहते हैं, तो इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइज क्या होता है, साइज ग्रो करेगा, डीएनए डबल करेगा, और प्रिपेयर करेगा खुद को किसके लिए, मियोसिस के लिए। ठीक है, स्टेज 2 के अंदर क्या होता है, मियोसिस होना शुरू होती है, और इसको हम फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन कहते हैं, जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो 2n है, जो डिप्लॉयड है, ये अंडरगो किसके जाएगा, मियोसिस के जाएगा। और ये क्या करेगा, ये होमोलोगस क्रोमोसोम को क्या करेगा, सेपरेट कर लेगा। मैंने आप लोगों को पता होगा होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, एंड बेसिकली इनको अलग करा जाता है ताकि वेरिएशंस क्या आ जाए। ठीक है, और इसके बाद बेसिकली क्या हो जाता है बेसिकली है ना, फॉर्म 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। बेसिकली जो अभी तक जो 2n थे, ठीक है, उसमें क्या करा जा रहा है, इसको अलग अलग करके करा जा रहा है। बेसिकली यहाँ से n और n बनाए जा रहे हैं, और इनकी देखोगे क्या प्लॉइडी भी हाफ कर दी गई है। इसकी प्लॉइड 23, इसकी प्लॉइडी क्या कर दी गई है, 23 कर दी गई है। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैज 23 क्रोमोसोम। ठीक है, और बेसिकली अब क्या होता है, अब बेसिकली क्या होता है, स्टेज सी आ जाता है। स्टेज सी में मियोसिस होती है। ठीक है, और मियोसिस, इसको हम मियोसिस 2 बोलते हैं। ये बेसिकली सेकंड मियोटिक डिवीजन होती है, और इसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। तो याद रखेंगे हम लोग कि पहले रिडक्शनल डिवीजन होता है, फिर उसके बाद इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, ये क्या करेंगे, ये अंडर को मियोसिस 2 जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटेड क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, और इससे अब क्या बनेंगे, 2 स्पर्मेटेड बन जाएंगे। ठीक है, अब इनसे रिजल्ट क्या बनता है, इनसे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होते हैं, ये सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं, और अब सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जेनेटिकली क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं बेसिकली, फेज 3 क्या होता है, जेनेसिस होता है, स्पर्मियोजेनेसिस होता है। इसमें बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन होता है ऑफ राउंड नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स का इनटू इलोंगेटेड। बेसिकली अब आप इस तरीके से समझो कि बेसिकली ये राउंड थे, तो अब ये कैसे हो जाते हैं, ये इलोंगेटेड, और इनमें टेल वगैरह क्या आ जाती है, प्रेजेंट आ जाती है। और ये क्या करते हैं, चेंजेस ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस, बेसिकली चेंजेस होने लगते हैं, जैसे न्यूक्लियर चेंज होता है। ठीक है, न्यूक्लियस बिकम क्या हो जाता है, कॉम्पैक्ट एंड कंडेंस। बेसिकली न्यूक्लियस कॉम्पैक्ट और कंडेंस हो जाता है। ठीक है, और एक्रोसोम का क्या होता है, फॉर्मेशन होने लगता है, मतलब गोल्जी बॉडी क्या बना लेती है, एक्रोसोम बना लेती है। ठीक है, ये क्या होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ओवर एंटीरियर हाफ ऑफ न्यूक्लियस। बेसिकली एक्रोसोम्स के अंदर क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या, पेनिट्रेशन ऑफ एग के लिए, इसेंशियल फॉर पेनिट्रेटिंग एग ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। बेसिकली ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये ओवा की वॉल को डाइजेस्ट, ये जो ओवा होता है ना, इसकी वॉल को डाइजेस्ट करते हैं, और इसी के थ्रू क्या करता है, स्पर्म एंटर कर पाता है। फिर इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का भी फॉर्मेशन होता है, अरेंजमेंट होने लगता है स्पाइरल मैनर्स में। ठीक है, अराउंड मिडिल पीस। बेसिकली ये समझने की कोशिश करो, ये हेड होता है। ठीक है, और इसके बाद ये मिडिल पीस होता है, और ये यहाँ पे ये स्पर्म की टेल होती है। तो यहाँ पे इस मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रियाज क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, सो ये रहा आज का लेक्चर। आई होप तुमको लेक्चर पसंद आएगा। मैं एक बार फिर से तुम्हारे लिए क्या कर दूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें ना स्पर्म वाली प्रोसेस को क्या कर दूंगा, बेसिकली रिपीट कर दूंगा। तब तक के लिए अगर तुम्हें लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को क्या करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।